Good morning, students. Today we are going to continue the same chapter, chapter number 10, agriculture. जिसमें हमने previously we have seen about the beverages like coffee, tea, cocoa. जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि what is the importance of tea, how it grows. then कॉफ़ी के बारे में हमने जाना था कि कॉफ़ी को कैसे उगाया जाता है, उसके लिए क्या प्रिवेंशंस होते हैं, देन वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, कॉफ़ी बनाने का एग्जैक्ट तरीका, मीन्स जो कॉफ़ी के पेड़ होते हैं उसमें से कॉफ़ी निकालने के लिए भी एक्सपर्ट्स होते हैं, टी के जो छोटे छोटे बुशेस होते हैं उनमें से पत्तियों को हर कोई नहीं निकाल सकता है. फॉर दैट ऑल्सो वी रिक्वायर द एक्सपर्ट पर्सन जिसको ट्रेनिंग हो, जो ट्रेंड हो कि कैसे पत्तियों को तोड़ा जाता है. देन वी हैव सीन अबाउट द कोको. तो कोको का यूज़ क्या है, कोको कहाँ यूज़ होता है, कोको को कैसे लगाया जाता है, फिर कोको का प्रोडक्शन जो एग्रीकल्चर होता है वो कहाँ होता है, ये सब पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कैश क्रॉप्स. बिफोर बिगिनिंग दिस, let me explain the meaning of cash crop. See, there are different types of crops. Crops एक ऐसे होते हैं जो फार्मर्स सेल आउट करने के लिए भी फार्मिंग करते हैं और खुद के यूटिलाइजेशन के लिए भी फार्मिंग करते हैं. और दूसरा क्रॉप होता है जो कि सिर्फ अपने लिए, फार्मर्स अपने लिए लगाते हैं, और वो क्रॉप्स जो होते हैं वो तब होते हैं जब फार्मर्स डोंट हैव सफिशिएंट इकोनॉमी, सफिशिएंट फैसिलिटीज़. तो उस टाइम पे किसान जो खेती करता है वो सिर्फ अपने लाइवलीहुड के लिए करता है. वो एक क्रॉप हो गया. देन थर्ड क्रॉप इज़ कैश क्रॉप. Cash crop means a crop which has been grown by the farmer to sell out. ऐसा क्रॉप जो कि फार्मर के किसी यूज़ का नहीं, मतलब फार्मर अपने यूज़ के लिए नहीं लगाता, वो सिर्फ उसको बेचने के लिए लगाता है. मीन्स टू अर्न द कैश, टू अर्न द अमाउंट, उसको कहते हैं कैश क्रॉप. तो इस कैश क्रॉप में सबसे पहले आता है कॉटन. तो व्हाट इज़ कॉटन, विच टाइप ऑफ क्रॉप कॉटन इज़? कॉटन इज़ खरीफ क्रॉप. तो इट इज़ लेट्स बिगिन. कॉटन होल्ड्स एन इम्पॉर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया. जो कॉटन का जो फार्मिंग होती है वो सबसे ज़्यादा गुजरात एरिया में होती है. ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उसका गुजरात में होता है. और वर्ल्ड लेवल पे इंडिया कॉटन के प्रोडक्शन में सेकेंड नंबर पे आती है. और उसका यूसेज और एक्सपोर्ट मीन्स सेकेंड इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में सेकेंड नंबर पे उसका यूसेज और एक्सपोर्ट होता है. यानी एक्सपोर्ट यानी बाहर अदर कंट्रीज़, अदर एरियाज़ में जब जाता है तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं. तो इंडिया इज़ द सेकेंड कंट्री जिसमें जो कि इसका यूज़, कॉटन का यूज़ करती है और एक्सपोर्ट करती है. Cotton is obtained from the cotton plant. This cotton is known as white gold in India. क्यों कहा जाता है वाइट गोल्ड? क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, इसलिए कॉटन इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट गोल्ड. बिसाइड द कॉटन सीड्स, और इसका बहुत सारा यूजेज भी है. कॉटन के प्लांट से बहुत सारे यूजेज होते हैं. अगर हम कॉटन प्लांट में हर एक पोर्शन को देखें, फॉर एग्जांपल कॉटन सीड, तो कॉटन सीड से ऑयल भी यूज़ होता है जो कि खाने के काम में आता है. और आपने देखा होगा मार्केट में कॉटन सीड्स बहुत मिलते हैं. फिर उसके जब उसको बनाया जाता है तो जो उसके जो केक्स निकलते हैं, जो बचा हुआ पोर्शन होता है, वो जानवरों को के भोजन के काम आता है, मतलब उसको जानवरों को खिलाया जाता है. और इस कॉटन को लगाने के लिए ब्लैक लावा सॉइल की ज़रूरत होती है. मतलब ऐसे ज़मीन जहाँ पे ब्लैक लावा हो, यानी जहाँ पे कभी जो ज़मीन होती है वो जो उसकी जो मिट्टी होती है जहाँ पे खेती होती है उसको ब्लैक सॉइल कहते हैं. ऐसी जगहों पे कॉटन लगाया जाता है.
which can retain humidity for a longer time। और ब्लैक सॉइल की क्वालिटी होती है कि उसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा समय तक रहता है, जिसकी वजह से कॉटन की खेती बहुत अच्छी होती है। और ऐसी सॉइल जिसमें प्लेंटी ऑफ बहुत सारा मिनरल्स हो, और ऑब्वियसली ब्लैक सॉइल में बहुत मिनरल होता है, और इसको लगाने के लिए 30 से 70 सेंटीमीटर के पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। द ग्रोइंग सीजन फॉर कॉटन इज़ अबाउट 6 to 8 मंथ, यानी पूरे साल में 6 से 8 महीने तक आप कॉटन लगा सकते हैं। फ्रॉस्ट डैमेज द कॉटन क्रॉप्स। कॉटन क्रॉप करने का सबसे एक बहुत बड़ा एक डीमेरिट कह सकते हैं, या फिर एक शर्त होती है कि वहाँ पे कभी भी ओले नहीं होने चाहिए। डीफ्रॉस्ट मतलब पानी का जमाव जो होता है, बर्फ़ नहीं जमना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे बर्फ़ जमता होगा वहाँ पे जो कॉटन की खेती होती है वो ख़राब हो जाती है। In India, major cotton producing states are Gujarat, Maharashtra, Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, उड़ीसा एट्सेट्रा। तो ये सारी जगह हैं जहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा होता है, और इनमें से सबसे ज़्यादा कॉटन जो होते हैं वो गुजरात में होता है। एज द फार्मर ऑफ गुजरात हैव एक्सेप्टेड बीटी कॉटन सीड्स। क्यों? क्योंकि गुजरात के जो फार्मर्स हैं उनको एक क्वालिटी होती है कॉटन सीड की, बीटी कॉटन सीड उनको मिली है। और गुजरात इंडिया में सबसे नंबर 1 पे है, मींस नंबर 1 पे है कॉटन के प्रोडक्शन में, कॉटन के फार्मिंग में। टोटल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ कॉटन मींस इंडिया, गुजरात स्टैंड फर्स्ट इन इंडिया इन एरिया सोन प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ कॉटन। सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं, कॉटन की क्वालिटी में भी नंबर 1 में है गुजरात। कॉटन इज़ ग्रोन मोर इन सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकंठ, महेसाना, बोतड़, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़ एंड जामनगर districts. So these are the districts गुजरात के where the cotton production is more than enough. Let's now we will see about sugarcane. तो शुगर केन क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ जूसी बैम्बू टाइप एक लकड़ी होती है जिसको लोग खाते मतलब चबाते भी हैं, और ये ऐसा मेडिकेटेड, अगर हम आयुर्वेद में भी देखें तो जो गन्ना जो होता है, शुगर केन को हिंदी में गन्ना बोलते हैं, इसको चबाने से जो ऐसा कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गन्ना चबाने से दांत भी मजबूत होते हैं, और जो उसका जूस होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे स्टमक के लिए। पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था, जॉइंडिस जो है एक ऐसी बीमारी है, पीलिया जिसको कहते हैं, इसमें इसका कोई ऐसा मेडिसिन अभी नहीं बनी है, तो इसके लिए कहा जाता है कि गन्ने का रस जो होता है वो बहुत फ़ायदा करता है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है गन्ने का रस निकाल के पीने से अच्छा है गन्ने को चबा के उसका रस चूसना, तो उससे जो जॉइंडिस होता है वो ख़त्म हो जाता है, ऐसा पुराने ज़माने में मतलब ऐसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं। सो लेट्स सी, sugarcane is a major crop in India. Maximum sugarcane is sown in India in the world. In production, India ranks second after Brazil. Sugar, gourd, khansari and ethanol are produced out of sugarcane. Black fertile alluvial lava soil, hot and humid climate, 21 degree to 27 degrees Celsius temperature, 75 to 100 centimeter rainfall are necessary for sugarcane. Uttar Pradesh is at the top in area sown, but Maharashtra leads in the production. South Gujarat and Saurashtra produce more sugarcane in Gujarat. तो अब जब शुगर केन की बात करें तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है शुगर केन का वो इंडिया में होता है, और प्रोडक्शन के मामले में इंडिया जो है वो सेकंड पोजीशन पे है वर्ल्ड में। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? ब्राज़ील। इट मीन्स शुगर केन का जो प्रोडक्शन होता है वो ब्राज़ील में भी होता है।
और शुगर केन से सिर्फ हमें शुगर केन ही नहीं मिलता, शुगर केन से शुगर भी बनती है, उससे गुड़ भी बनाया जाता है, फिर एथेनॉल भी आपको पता होगा, इट इज़ द काइंड ऑफ, जो आप आगे जाएंगे तो केमिस्ट्री में जब आपको पोर्शन होगा उसमें आपको एथेनॉल बताया जाएगा, वो भी शुगर केन से ही बनता है। और इसके लिए कैसा सॉइल चाहिए? ब्लैक फर्टाइल अलूवियल सॉइल। जब मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ाया था तो अलूवियल सॉइल के बारे में पढ़ाया था, अगर आपको याद ना हो तो एक बार गो थ्रू इट, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज़ अलूवियल सॉइल। और इसके लिए ऐसे सॉइल की ज़रूरत होती है जिसमें थोड़ी गर्मी हो और नमी भी हो। टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। पानी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है शुगर केन के लिए। और सबसे ज़्यादा जिस एरिया में, जिस स्टेट में गन्ने की पैदावार होती है वो उत्तर प्रदेश, लेकिन महाराष्ट्र भी इसमें लीड कर रहा है प्रोडक्शन के मामले में, महाराष्ट्र सबसे आगे है। और गुजरात में भी शुगर केन की क्या होती है? खेती होती है। नाउ कम टू सी जूट, कि जूट क्या है और जूट कैसे बनता है। तो ये जूट जो है इट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। इंडिया में जूट का प्रोडक्शन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होता है। और द जूट फाइबर इज़ कॉल्ड गोल्डन फाइबर। और जो जूट का जो रेशा होता है उसको कहते हैं गोल्डन फाइबर। और जूट से क्या क्या बनता है? जूट से क्लॉथ बनते हैं, गनी बैग्स बनते हैं, मैट्रेसेस बनते हैं। आप ये जो कालीन वालीन देखते हैं, चटाई देखते हैं और जो दरियाँ देखते हैं, ये जूट की बनी होती हैं। आजकल तो फुटवियर्स भी जूट के बने होते हैं, आपने देखा होगा। वॉल हैंगिंग और हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं वो भी जूट के बने हुए होते हैं। जूट रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल of the delta region where new sediments is deposited every year, hot and humid climate 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। यानी पे यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए। और पानी इसमें 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा लगता है। और सबसे ज़्यादा जो जूट का प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है। असम, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में भी इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। नाउ कम टू सी द नेक्स्ट कैश क्रॉप, दैट इज़ टोबैको। टोबैको क्या होता है? ये अभी जो लोग बड़े शौक से खाते हैं, मीन्स हाथ से मल के या फिर जैसे भी उसको खाते हैं, उससे जो जूस मिलता है उससे उसको जब चबाने से उनको कुछ टेस्ट शायद मिलता है। और हालांकि जो टोबैको होता है वो इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए, लेकिन लोग मज़े के लिए खाते हैं। उसका भी प्रोडक्शन होता है और वो आता है खरीफ क्रॉप में। और जो इसका प्रोडक्शन होता है वो लोमी सॉइल में होता है। सैंडी जो होता है, रेतीला जो सॉइल होता है उसमें होता है। और उसके लिए टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस यानी बहुत हाई टेम्परेचर पे इसकी खेती नहीं हो सकती। जहाँ बहुत गर्मी होगी इसकी खेती बहुत मुश्किल होती है। Soil is a determining factor than climate for tobacco cultivation। मतलब टोबैको की खेती के लिए जो क्लाइमेट है उससे ज़्यादा इफ़ेक्ट कौन करता है? जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू करती है। यानी जैसी मिट्टी अगर टेम्परेचर या क्लाइमेट ऊपर नीचे हो तो चल जाएगा, लेकिन उसके लिए सैंडी लूमी सॉइल होना बहुत ज़रूरी है उसके कल्टीवेशन के लिए। Major 4 countries in the world which grow and export tobacco are China, Brazil, India and USA. Gujarat, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Karnataka are major states producing tobacco in India। यानी अदर कंट्रीज़ चाइना, ब्राज़ील, USA में भी इसका प्रोडक्शन होता है और इंडिया में इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा टोबैको का प्रोडक्शन होता है। The Carotid region of Kheda and Anand district, Mehsana, Vadodara, Panchmahal grow more tobacco। मीन्स गुजरात के इन एरियाज़ पे टोबैको सबसे ज़्यादा इनकी सबसे ज़्यादा खेती होती है। About 80% of बीड़ी टोबैको ऑफ इंडिया इज़ प्रोड्यूस इन गुजरात। यानी गुजरात जो है सबसे ज़्यादा बीड़ी और टोबैको प्रोडक्शन में सबसे आगे है।
बीड़ी में जो अंदर डलता है, बीड़ी इज़ अ काइंड ऑफ स्मोकिंग, इसको स्मोक करते हैं लोग, वो जो होता है उसमें भी टोबैको डलता है, और इसको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इसका कहाँ होता है, गुजरात में होता है। टोबैको इज़ यूज टू मेक गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, स्नफ एक्सेट्रा। टोबैको कंजम्पशन इज़ हार्मफुल टू हेल्थ। सिक्किम इज़ द फर्स्ट स्टेट टू बैन टोबैको एंड गुटखा। देखिए, इसमें बताया है कि इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, फिर भी इसकी खेती होती है, इसका प्रोडक्शन होता है, इसको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाता है। लेकिन सिक्किम जो है ये पहला एक ऐसा स्टेट है जिसने टोबैको और गुटखे को क्या करके रखा हुआ है, बैन करके रखा हुआ है, जहाँ पे किसी भी हाल में टोबैको और गुटखे का यूज़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वी विल सी रबर। Rubber is prepared out of the milk oozing out of the latex trees। एक पेड़ होता है जिसके दूध से, जब उसको मतलब हर पेड़ से मिल्क जैसा कुछ नहीं मिलता है, एक पेड़ है जिसके जो स्किन जो होती है उसको अगर हटाया जाए तो उसमें से जो मिल्क निकलता है उससे क्या बनती है, रबर बनती है। एसिटिक एसिड इज मिक्सड विद द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द रबर प्लांटेशन, देन इट इज़ हीटेड ऑन लो टेम्परेचर टू ऑब्टेन रबर। अब यहाँ पे क्या बताया है कि हाउ टू ऑब्टेन रबर। तो जो मिल्क होता है उसमें एसिटिक एसिड को मिला के उसको गर्म किया जाता है लो टेम्परेचर पे, देन द फार्मर्स गेट व्हाट, रबर। It is used in many industrial products like tires, tubes, etc. Rubber plantation is carried out in the region of hot and humid climate and heavy rainfall. Malaysia ranked first in the world in rubber production. In India, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Assam and Tripura are rubber producing states. यानी सब all over world, Malaysia is the number one country who produce the rubber most, and in India these are the states like Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Assam and Tripura produce the most of the rubber. They produce the rubber from the tree. Next we will see medicinal condiments and spices. अभी हमने टोबैको देख लिया, अब दवाई मीन्स नाउ वी विल सी द कैसे जो लोग आयुर्वेद की जो दवाइयाँ बनती हैं वो कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं और मसाले कहाँ कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो गुजरात रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन सीड, फेनल सीड एंड इसबगुल इन द वर्ल्ड। तो क्यूमिन सीड और फेनल सीड यानी क्यूमिन यानी अजवाइन और जो सौंफ के जो प्रोडक्शन होता है। इसबगोल इज़ ऑल्सो एन आयुर्वेदिक मेडिसिन जो कि पेट के इनडाइजेशन को सही करता है। तो ये जो इनके जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुजरात में होता है। यानी जो अजवाइन हो गया, सौंफ हो गया और इसबगोल जो होता है इसका प्रोडक्शन गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है और ये एज अ मेडिसिन यूज़ किया जाता है। Besides this, India leads in the production and export of dried coriander, fenugreek, mustard, soa and अजवाइन। वही जो ज़ीरा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती हैं, इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 35% इन द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कंडिमेंट्स। इंडिया ब्लैक पेपर, सिनेमन, क्लोव एक्सेट्रा आर इन हाई डिमांड इन द कंट्री एंड वर्ल्ड। यानी इंडिया के जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च और सिनेमन यानी जो दालचीनी होती है, इट्स अ काइंड ऑफ स्टिक जो टेस्ट में मीठी होती है, क्लोव यानी लौंग, इन सब का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है और पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। बिकॉज इसका यूज़ सिर्फ स्पाइसेस में, मसाले में नहीं किया जाता, इसका आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। अश्वगंधा, तुलसी, करियातू, मिंधी, आवल, वाइट मूसली, मधुनाशिनी, अशोक, गर्मल, लिंडी पाइपर, गालो, एलोवेरा etc. are includes as medicinal plants, and mint, menthol, palm rosa, lemongrass etc. are included as flavored crops। यानी देखिए
फ्लेवर्ड क्रॉप्स यानी जो कि टेस्ट देते हैं आपको खाने में, जैसे मिंट, मिंथॉल, ये सब जो हैं, पामरोज़ा, लेमन, ये जो होते हैं ये आपके खाने को के टेस्ट को बदलते हैं। इनका भी प्रोडक्शन इंडिया में होता है। और मेडिसिन प्लांट्स जैसे एलोवेरा हो गया, मूसली हो गया, वाइट मूसली हो गया, तुलसी हो गया, अश्वगंधा हो गया, ये सब मेडिसिन में आते हैं और इन सब का प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है और इनकी डिमांड भी अदर कंट्रीज़ में होती है, इसलिए यहाँ से इंडिया से इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है। Now we will see fruit, vegetables and flowers. In fruit production, India ranks second after China. Fruits like banana, mango, apple, grape, nashpati, orange, etc. are grown in India. Bananas are grown in Tamil Nadu, Gujarat and Maharashtra. Apple in Jammu Kashmir, Himachal Pradesh and grapes in Uttarakhand. Maharashtra, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Punjab, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. As the grape production is less than its demand, it is imported from Afghanistan, Pakistan and Australia. अभी क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिया जो है, चाइना सबसे फर्स्ट रैंक पे है फ्रूट प्रोडक्शन के लिए और इंडिया जो है सेकेंड रैंक पे है। और इंडिया में जो कौन कौन से फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है, बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, नाशपाती, ऑरेंज, इन सब का प्रोडक्शन, इन सब की खेती कहाँ होती है? इंडिया में बहुत होती है। और बनाना की तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र में खेती ज़्यादा होती है। एप्पल जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश यानी ठंडे एरिया में एप्पल का प्रोडक्शन होता है। ग्रेप्स जो है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों पे होता है। लेकिन जो इंडिया है वहाँ पे ग्रेप्स का प्रोडक्शन बहुत कम है, इसलिए और डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ग्रेप इज़ अ फ्रूट जिसका इम्पोर्ट करते हैं हम। और कहाँ से इम्पोर्ट होता है वो? अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया से, यानी ग्रेप जो है हमारे पास अदर कंट्रीज से लाया जाता है। Besides, various vegetables are grown. Flowers like rose, juhi, mogra, galgota, etc. are also cultivated. Thus, various crops are grown in India. यानी फ्लावर्स भी हमारे यहाँ अलग अलग तरीके के फ्लावर्स की भी खेती होती है। फिर टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, ये क्या है? Let's see. Earlier farming was carried out by simple and ordinary farm implements like sickle, spade, hoe, drill, plow, bullock, cart, etc. Now modern implements have entered into it, of which tractor, trailer, rotavators, etc. are common. Besides, modern equipments like thresher and harvesters are used in the wheat harvesting. There is an increase in the usage of chemical fertilizers, hybrid seeds, BT seeds, insecticides, drip irrigation and greenhouses, etc. यानी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, जो एग्रीकल्चर में जो टेक्निकल रिफॉर्म्स हुए हैं, नए तरीके एक्सेप्ट किए गए हैं, इम्प्लीमेंट किए गए हैं, उसके बारे में बताया कि पहले लोग पुराने तरीके से खेती करते थे, फावड़े से, कुदाली से, इन सब चीज़ों से, बैलगाड़ियों से खेती करते थे। लेकिन अब अलग अलग जैसे ट्रैक्टर्स आ गए हैं, ट्रेलर्स आ गए हैं, इन सब चीज़ों से क्या होती है? खेती होती है। और नए नए केमिकल्स आ गए हैं जिससे फर्टिलाइज़र्स अच्छे होते हैं, जैसे हाइब्रिड सीड आ गया है। जो हाइब्रिड सीड्स होते हैं जो आपके किसी भी फल या सब्ज़ी को का बहुत अच्छा मतलब बहुत जल्दी भी उससे पैदावार होती है, प्लस जो अगर आप शेप एंड साइज़ देखें तो हाइब्रिड सीड्स की शेप एंड साइज़ भी बहुत बड़ी, नॉर्मल फ्रूट्स की अगर बात करें तो उस फ्रूट्स के कंपैरिजन में हाइब्रिड सीड्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। अब टेक्निकल रिफॉर्म्स जो हुआ है वो क्या है? द चेंज विच हैव टेकन प्लेस इन सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड फार्म इम्प्लीमेंट्स इन इंडिया आर नोन एज टेक्निकल रिफॉर्म्स। जैसा मैंने बताया, जो चेंजेस आए हैं उसको हम टेक्निकल रिफॉर्म्स बोलते हैं। The farmers who earlier used leather buckets and water wheel now uses submersible pumps or monoblock pump, solar pump, drip irrigation and sprinkle. जैसे जो पहले लोग लेदर के चमड़े के बकेट लेके पानी से सिंचाई करते थे, अब वो लोग क्या करने लगे? सबमर्सिबल्स यूज़ करने लगे, सोलर पंप लगने लगे हैं, ड्रिप इरिगेशन यानी इंजेक्शन से खेती होने लगी है,
Chemical fertilizers like diammonia phosphate, nitrogen, phosphorus, potash, urea and other biofertilizers, liquid biofertilizers, ये सारी चीज़ें यूज़ होने लगी हैं. इन सारी ऐसी सीड्स का यूज़ होने लगा है. और खेत जो फार्मर्स होते हैं उनको टाइम से अलग अलग तरीके से अलग अलग सोर्स से क्या दिया जाता है, गाइड किया जाता है कि कैसे वो खेती करें. उसके लिए उनके पास टोल फ्री नंबर भी उनको प्रोवाइड किया गया है. सरकार जो है वो वेब पोर्टल भी उनके लिए फार्मर्स के लिए खोल के रखा हुआ है उन्होंने, गवर्नमेंट ने, ताकि जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको क्या प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे. ये सारे टेक्निकल रिफॉर्म्स हैं. फिर आता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. अब नाउ वी विल सी व्हाट इज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. द रिफॉर्म्स कनेक्टेड विद लैंड ओनरशिप, क्रॉप सब्सिडी एंड सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस आर कंसिडर्ड टू बी द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. यानी कैसे किसी भी ज़मीन की मालिकाना हक हो गया, क्रॉप सब्सिडी क्या होती है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आती हैं. तो उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, गवर्नमेंट हैज़ डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स. पहले ज़माने में ये होता था कि ज़मींदार होता था, वो किसानों को अपनी ज़मीन दे देता था और उनसे क्या लेता था, खेती के बदले में उनसे उनको खेत देता था, वो खेती करते थे और जो पैसा आता था वो ज़मींदारों के पास जाता था. लेकिन गवर्नमेंट ने अब इस चीज़ को हटा दिया है और अंडर द लॉ लैंड ऑफ द लैंड टिलर्स हैव बीन गिवन देयर राइट टू बिकम द ओनर ऑफ द लैंड. जो भी ज़मीन होगी उसकी खेती जो करेगा उसको ओनर बना दिया जाएगा. ये लॉ के अंदर इसको डिसाइड किया गया. और ये कौन सा लॉ है, लैंड टू द टिलर. The disparity among the landowners has been removed by Land Ceiling Act. मैंने अभी बताया कि लैंड ओनर्स की जो ज़मीन के ज़मींदार होते थे वो जिस तरह से अधिकार जमाते थे उस चीज़ को हटा दिया गया है. गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है. फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड एंड बाय नेशनलाइज एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. यानी किसानों को फाइनेंशियल हेल्प मिलने लगी है गवर्नमेंट से. और फिर फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन. उनको इंश्योरेंस प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में उनको इंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलने लगा है. और ये जो पॉइंट्स हैं, मींस ये सारे जो जैसे व्हेन द क्रॉप फेल ड्यू टू द ड्राउट और थ्रू एक्सेसिव रेन, फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प बाय गवर्नमेंट. जैसे बाढ़, तूफान, आंधी आने के बाद भी जैसे उनके खेत खराब हो जाते हैं तो गवर्नमेंट से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है. By providing legal support, an open auction process is made widespread for the sale of farm product in the marketing yard. जैसे जो अब आज़ादी दे दी गई है कि जो किसान है वो अपने खेत के में जो भी प्रोडक्शन है उसको खुले मार्केट में बेच सकता है. ये एक फैसिलिटी दे दी गई है. इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं. नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. नेक्स्ट आता है ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? Green Revolution took place in our country in the decade of 1960. But before that, there was a time when there was an acute shortage of food grains in the country. Green Revolution हमारी कंट्री में 1960 में आया और उससे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पहले कंट्री में जो अनाज है उसकी बहुत ज़्यादा कमी होती थी, शॉर्टेज रहता था. An agrarian country had to import food grains. The country was struggling against such dependent condition. और इसका नतीजा ये होता था कि जितने किसान हैं और जो अग्रेरियन हैं, जो खेत मतलब जो किसान प्रधान देश है हमारा, मतलब खेत भी प्रधान देश है, तो ऐसे जो भी देश थे वो दूसरी कंट्रीज़ में क्या होते थे,
कृषि, हमारा जो भी देश कृषि प्रधान देश होते थे वो दूसरे देशों पे क्या होते थे, डिपेंड होते थे अनाज के लिए। कब? ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पहले। The extraordinary increase in the agriculture production because of improved seed, increased use of chemical fertilizers, intense effort of the farmers, widespread arrangement for electricity distributions, improved facilities in irrigation, etc. is known as green revolution. फिर 1960 के बाद से ग्रीन रेवोल्यूशन आया, और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? जब एग्रीकल्चर्स में बहुत ज़्यादा क्या हुई, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हुई। कैसी फैसिलिटीज़? जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, कैसे? अच्छी सीड्स मिले आपको, अच्छे केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए गए, के खेतों में किसानों को अच्छे एफर्ट्स मिले, इन सब चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी मिली ताकि वो प्रॉपर सिंचाई कर सकें। ये सारी चीज़ें ग्रीन रेवोल्यूशनरी के अंदर आती हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर आते हैं, और ये जब मिला तब प्रोडक्शन जो है कृषि प्रधान देश का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होने लगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फार्मर्स वर encouraged टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स मोर। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा मोटिव, सबसे बड़ा मोटिव क्या था? कि खेती सबसे ज़्यादा हो और किसानों को अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, उनको एनकरेज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करें, जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उनको यूज़ करें, ताकि उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। सो ये सारे पॉइंट्स हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, इसको आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और फिर है रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। इसमें भी एज सच कुछ नहीं है, इसको गो थ्रू कर लीजिएगा आप लोग, रीड आउट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पोर्शन तो यू कैन आस्क मी, और इसको कंप्लीट करने के बाद से देन यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर एंड सबमिट इट टू मी बाय बिफोर सैटरडे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आस्क मी, आई विल explain it again. Till then, take care and have a nice day.